आज TV9 भारतवर्ष की इस हाईटेक चुनावी बस में एक बहुत हाई प्रोफाइल लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ अपने आप को रखने वाला नेता हमारे साथ यहाँ मौजूद है। वो जो जिसकी चुनावी सरगर्मियाँ इस समय बहुत बढ़ी हुई हैं, लेकिन जिसकी कोशिशों ने कहा जाता है कि एक जगह जहाँ पार्टी का आधार नहीं था वहाँ अचानक पार्टी के लिए प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट कर दिए हैं। क्या वाकई ऐसा है? हर्डल्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, बताने के लिए खुद आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने अपने मसरूफियत से हमसे बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो बड़ा फ्रीक्वेंट आप ट्रैवल कर रहे होंगे, दिल्ली गुजरात फिर वापस। कैसा लग रहा है अहमदाबाद आके फिर से? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं गुजरात के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह से उन्होंने दिल खोल के कोई मुझे भाई बोलता है यहाँ पे, कोई मुझे बेटा बोलता है। गुजरात के लोगों ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है और मैंने भी गुजरात के लोगों को वादा किया है कि गुजरात में सरकार बनेगी तो एक एक परिवार का हिस्सा बन के, उनका भाई बन के, उनका बेटा बन के उनके परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा। सबसे पहले उनको महंगाई से वो दिलाऊंगा, थोड़ा सा राहत दिलाऊंगा। तो मैंने प्रॉमिस किया गुजरात के लोगों को, जैसे दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, 1 मार्च के बाद गुजरात के लोगों का बिजली का बिल उनका भाई भरेगा। उनका बिजली का बिल 0 आएगा 1 मार्च के बाद। पुराने सारे बिल माफ़ और 1 मार्च के बाद उनका बिजली का बिल 0। उनको बिजली के बिल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बिजली के झटके आप दे देते हैं अपने ऑपोजिशन के लोगों को तमाम जगहों पे, ये दिस इज दी फॉर्मूला फॉर आम आदमी पार्टी, या ये सेंट्रल एक पिवट है जिसके इर्द गिर्द बाकी चीज़ें घूमती हैं? ये बिजली हर जगह दिखाई देती है अरविंद जी के स्कीम ऑफ थिंग्स में, इसकी वजह? देखिए, मैं बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ। मैं कोई नेता नहीं था, मेरे पिताजी नेता नहीं थे, मैं कोई उस ऐसे परिवार से नहीं आता। ना कोई मैं इस्टेब्लिश्ड पार्टी से हूँ कि बीजेपी से था और टिकट। हम एक बहुत आम परिवार से आते हैं, तो एक आम आदमी की समस्या को समझते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या आम आदमी की महंगाई है। उसके घर का गुजारा नहीं चल रहा। अगर उसका बिजली का बिल कोई भर दे तो हर परिवार को 3,000, 4,000, 5,000 रुपये महीने का फ़ायदा हो जाता है। लोग बड़े खुश होते हैं। तो मैं, कई पार्टियों की फ़िलॉसफी है वो अमीरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, बड़े बड़े लोगों के हज़ारों करोड़ रुपए के लोन माफ़ कर देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं लोगों के रोज़गार की बात करता हूँ, उनके स्कूलों की बात करता हूँ। अब गुजरात में आके मैं लोगों को कह रहा हूँ कि आपके बच्चों के स्कूल बनवा दूंगा मैं। दिल्ली में मैंने बड़े शानदार स्कूल बना दिए। लोगों को यकीन ही नहीं होता कि कोई पार्टी स्कूल बनाने के नाम पे वोट मांग रही है। आज़ादी के बाद से 75 साल में किसी पार्टी ने स्कूल के नाम पे वोट नहीं मांगे। मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे घर के लोगों का सारा इलाज मुफ्त कर दूंगा, शानदार अस्पताल बना दूंगा, दिल्ली में बना के आया हूँ। तो लोगों को यकीन नहीं होता है यार, कोई इलाज के नाम पे वोट मांग रहा है, बिजली फ्री करने के नाम पे कोई। आज आप देखो गुजरात के अंदर आप घूम रहे हैं, गुजरात में बीजेपी किस चीज़ के वोट मांग रही है? एजेंडा क्या है? कांग्रेस किस चीज़ के वोट मांग रही है? एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा ही नहीं है उन लोगों के पास। और हमारा पूछ लो गुजरात में सड़क पे चलते किसी आदमी से कि केजरीवाल को वोट क्यों दोगे, सब बता देंगे जी वो स्कूल ठीक करेगा, अस्पताल बनवाएगा, बिजली सबकी जुबान पे है, पूरे गुजरात के बच्चे बच्चे की जुबान पे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे काउंटर करती है अरविंद जी। वो ये कहती है कि क्या यहाँ पे हमने काम नहीं किया उसके बावजूद हमको मैंडेट मिलता रहा? क्या रिपीट मैंडेट? क्या हमने स्कूल अस्पतालों के लिए काम नहीं किया उसके बावजूद हम 27 साल से कुर्सी पे हैं क्या? बिल्कुल काम नहीं किया उन लोगों ने। मैं तो गया, स्कूल भी देखे, अस्पताल भी देखे, यहाँ तक कि इनके शिक्षा मंत्री के विधानसभा में चले जाओ, वहाँ भी कोई स्कूल अच्छा नहीं है। तो 27 साल इन्होंने राज किया क्योंकि ऑपोजिशन में कुछ नहीं था। कांग्रेस और बीजेपी एक साथ ही थे, मतलब कांग्रेस को सत्ता लेनी ही नहीं थी। इसलिए यहाँ पे जनता कांग्रेस से ज़्यादा नाराज़ है कि यार तुमको पिछली बार 2017 में तो मतलब ऐसे था कि जनता इनको जिताना चाह रही थी कांग्रेस को, और वो जीतना नहीं चाह रहे थे। तो अब कांग्रेस से इतनी ज़्यादा नाराज़गी है, इस बार कांग्रेस बिल्कुल वाइप आउट होने वाली है। टक्कर सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है। मैं सभी गुजरात के लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को वोट दे के अपना वोट बेकार मत करना। आप अगर कांग्रेस के वोटर भी हो, एक बार केजरीवाल को ट्राई करके देखो। कांग्रेस को इस बार वोट मत देना, कहीं ऐसा ना हो कि वोट बढ़ जाए। आप दोनों ही कांग्रेस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे से मुकाबले में सिर्फ कांग्रेस है। आप कह रहे हैं, और आप लिख कर भी जो देते हैं, अभी मेरे पास भी अगर कागज़ होगा तो आपसे भविष्यवाणी ज़रूर करवाऊंगा मैं,
कि आप भी उसको उसकी 5 सीटें लिखते हैं कागज में, लेकिन आम आदमी पार्टी की नहीं लिखते, बीजेपी की नहीं लिखते। कांग्रेस इतनी टॉक्ड अबाउट क्यों है, बीजेपी में भी, आम आदमी पार्टी में भी, और आप कहते हैं कांग्रेस कहीं नहीं है? बीजेपी के तो खैर उनका भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, क्या रिश्ता है बीजेपी और कांग्रेस का। तो वो तो बीजेपी तो चाहती है कि कांग्रेस ही रहे, दूसरे आम आदमी पार्टी ना आए। आम आदमी पार्टी उनको अच्छी टक्कर देती है। आम आदमी पार्टी से ही बीजेपी को डर लगता है, उनको कांग्रेस से डर नहीं लगता। कांग्रेस तो बड़ा बड़ा उनके लिए अच्छा ऑपोजिशन है। लेकिन उनमें से कुछ ये भी कहते हैं कि देखिए, कांग्रेस को कह रहे हैं कि वाइप आउट हो जाएगी, कांग्रेस जितना डिप करेगी आम आदमी पार्टी को उतना फायदा होगा। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अरविंद जी पोस्ट पोल सिनेरियो में कांग्रेस के साथ अगर जरूरत पड़े तो मिलकर सरकार बनाने की भी सोचें। अभी तो आप शुभ शुभ बोलिए, अभी तो आप प्रार्थना कीजिए कि हमारी सरकार अपने दम पे बने। नहीं, वैसे अरविंद जी, तो क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं, आपके हिसाब से शुभ शुभ यही है कि आप लोग अपने दम पर आएं। लेकिन ये तो राजनीति है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। आपके लिए एक नौबत वो थी जहां आपने कसम खा के कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, और लोगों ने उसको बिल्कुल उसी तरीके से लिया था कि जिसके खिलाफ लड़कर अरविंद जी यहां तक आए हैं उसके साथ तो सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन देखिए, राजनीति ने वो दिन दिखाया कि आप उनके साथ हाथ मिलाकर गए। मैं तो जनता से पूछा था, आपको याद होगा दिल्ली के चुनाव के बाद मैं बिल्कुल भी उनके साथ नहीं जाना चाह रहा था। फिर दिल्ली के अंदर हमने गली गली में जाके जनता के साथ वो की मीटिंग्स की। उन्होंने कहा जी सरकार बना लो और अपना एजेंडा पूरा करो। 49 दिन की सरकार थी। सरकार बनते ही हमने दिल्ली के बिजली के रेट आधे कर दिए। सरकार बनते ही पूरे दिल्ली का बिजली का पानी का बिल माफ़ कर दिया। सरकार बनते ही दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया। वो 49 दिन के अंदर जो एक तरह से रोमांटिसिज्म हुआ ना हमारी सरकार का, लोगों को लगा नहीं यार ये, वो लोग कहते थे वो अनिल कपूर वाला स्टाइल है, जैसे अनिल कपूर की वो आई थी नायक फिल्म। तो उस 49 दिन की वजह से अगली बार जनता ने हमें 67 सीट दे दी। तो अच्छा काम किया, लोगों के लिए काम किया, इसीलिए लोगों ने फिर वोट दिया। अभी जैसे हम अहमदाबाद की सड़कों में घूम रहे हैं इस समय, क्या फील आता है जब आप दिल्ली में होते हैं और जब आप अहमदाबाद में होते हैं, फीलिंग के लेवल पे? क्योंकि आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रहे हैं तो कंपैरिजन भी बहुत जल्दी जल्दी कर पा रहे होंगे आप, डेवलपमेंट पैरामीटर्स पे, आबो हवा पे, क्या महसूस करते हैं आप? देखिए दिल्ली के अंदर हमें 7 साल मिले। 7 साल में हमारे कट्टर दुश्मन भी मानते हैं, स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। अब लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं है। शिक्षा के ऊपर दिल्ली में पैसे नहीं खर्चने पड़ते। बहुत लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं जहाँ सब कुछ फ्री है। अस्पताल इतने अच्छे कर दिए जहाँ सब कुछ फ्री है, दवाइयाँ, टेस्ट, डॉक्टर, ऑपरेशन सब फ्री है। तो लोगों को दवाइयों का खर्चा बच गया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, बिजली का खर्चा बच गया। तो दिल्ली के अंदर जो हमने काम किया 7 साल में, 27 साल में क्या गुजरात में नहीं हो सकता था? गुजरात में बुरा हाल है सड़कों। आप गए हो एक शहर से दूसरे शहर? जी, मैं ट्रैवल किया है मैंने। कितना बुरा हाल है सड़कों का यार। मतलब गूगल मैप अगर आपको 45 मिनट्स दिखाता है तो आप 4 घंटे से कम में नहीं पहुंच सकते। क्या कि किसी स्पेसिफिक जगहों पे आपको ऐसा नहीं, मिला है? नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जनरली आपका परसेप्शन ये है? आप शहर छोड़ दीजिए, शहरों के अंदर की बात नहीं कर रहा, एक शहर से दूसरे शहर जाइए, इतना बुरा हाल है वहाँ पे, यहाँ पे सड़कों का, टूटी पड़ी हैं एक बात सड़कें। तो मैं समझना चाहता हूँ। सो मेरा अपना ये मानना है कि अगर 27 साल में आपसे स्कूल ठीक नहीं हुए, आपसे अस्पताल ठीक नहीं हुए, आपसे सड़कें ठीक नहीं हुई, पानी ठीक नहीं हुआ, तो आप कर क्या रहे थे 27 साल से? इतना बजट जो खर्च किया वो पैसा गया कहाँ? मैंने सुना इतना करप्शन है, इतना करप्शन है। एक एमएलए के बारे में मैंने सुना, चुनाव से पहले उसके पास 4 एकड़ ज़मीन थी, 5 साल के बाद उसके पास 1000 एकड़ ज़मीन हो गई। एक और एमएलए है, 2000 रुपये महीने की नौकरी करता था, आज 20,000 करोड़ का मालिक है। यहाँ गया सारा पैसा, सरकारी पैसा। हम सारा सरकारी पैसा जनता में बांट देते हैं, ये सरकारी पैसा लूट के ले जाते हैं। इसमें एक दूसरा नज़रिया ये है अरविंद जी, और क्योंकि दूसरे नज़रिए वाले लोग यहाँ हैं नहीं तो उनकी भूमिका भी मुझे निभानी पड़ेगी, तो इसकी अनुमति भी मुझको दीजिए आप। करप्शन को लेके अब लोग ये कहने लगे हैं कि जिसके बारे में वाकई ये समझा जाता रहा कि जिन्होंने शुरुआत ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन से की, वो क्या खुद को इससे अछूता रख पाए? जब उनके एक मंत्री को हम जेल के अंदर देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि उनके कई लोगों पर इस तरह के आरोप लगे, जब जेल के अंदर बंद एक ठग कहता है कि हमने तो इतने सारे पैसे दिए इनको पहले अपने जेल में सुविधाओं के लिए और फिर अपनी राज्यसभा की टिकट के लिए। तो ये जो परसेप्शन, क्योंकि कहते हैं राजनीति में रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन मैटर करता है, अरविंद केजरीवाल इसको कैसे देखते हैं? कीचड़ फेंक रहे हैं ये लोग, कीचड़ फेंक रहे हैं लोग।
अगर जनता देख रही है कि ज़बरदस्ती केजरीवाल के ऊपर कीचड़, मैं जैसे एक ही एग्जांपल ले लेता हूँ, सतिंदर जैन है। सतिंदर जैन 5 महीने से इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। आरोप क्या है, आप बता दीजिए। वो मैंने देखा कि आपने उसमें कई बार इस बात पे जोर दिया है कि लोगों को आरोप मालूम नहीं है कि किस तरीके से कलकत्ते के 2 लोगों को पकड़ा गया, उन लोगों को कुछ नहीं किया गया लेकिन इनको जेल में डाल दिया गया और इनको एक प्रोसीजर के तहत जमानत नहीं दी जा रही है। तो मैं तो एक चीज़ मेरा जानना चाहता हूं, मोटा-मोटा इस ये है। देश की व्यवस्था पे ही तो इस देश का आम आदमी भरोसा करता है अरविंद जी, तो क्या कोर्टों पे भरोसा ना करे, क्या पुलिस पे भरोसा ना सब पे करे? भरोसा करो, लेकिन यही सिस्टम तो चेंज करना है। ये सिस्टम तो जकड़े हुए पूरे इस देश की जनता को, इस सिस्टम को चेंज करेंगे। यहाँ पे मोरबी कांड हो गया, उसका जो कंपनी ने मोरबी कांड किया उस कंपनी का एफआईआर में नाम नहीं है। उसको बचाने के कितने पैसे लिए इन्होंने? जो मालिक था कंपनी का नाम भी एफआईआर में नहीं है, मालिक का नाम भी एफआईआर में नहीं है, उसके कितने पैसे लिए इन्होंने? वो तो सुकेश ये कहता है कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो और अरविंद जी के नार्को टेस्ट की वो लोग मांग कर रहे हैं। अब आप भी दिनेश जी, उस सुकेश चंद्रशेखर जो देश का सबसे बड़ा ठग है, उसने तिहाड़ जेल में रहते हुए चुनाव के 1 महीने पहले वो कुछ बोल रहा है, तो जाहिर तौर पे उसने इन लोगों के साथ कुछ डील की है ना कि मैं केजरीवाल को ठोकूंगा, तुम मुझे छोड़ देना। मेरा तो कहना है कि सुकेश चंद्रशेखर को बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेना चाहिए। अब गुजरात चुनाव में स्टार प्रचारक बना के यहाँ ले आए उसको। जनता देखेगी ये और ये दोनों एक जैसे ही हैं। लोगों को आपकी इजाजत हो तो मैं आपको लेके जरा चलिए, ऊपर चलना चाहता हूँ। आइए थोड़ा सा, कहते हैं वो थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे। तो ये देखिए, अब इस समय देखिए यहाँ पे लोगों का हुजूम भी है जो अरविंद केजरीवाल को यहाँ मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपको वेव कर रहे हैं। ये देखिए, और ये जब आप गुजरात के संदर्भ में सोच रहे थे अरविंद जी, हाँ जी, पंजाब के बाद, तो आपको लग रहा था कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा। इससे 2 चीजें, एक तो ये दिखता है कि 27 साल के शासन से जनता बहुत परेशान है, बीजेपी के शासन से, और दूसरा अभी तक विकल्प नहीं था अभी तक लोगों के पास। हम बस में हैं इस समय, लोगों के बस में नहीं होता गारंटीज के संदर्भ में बात करना, और आप सियासत में गारंटीज की बात करते हैं, जोखिम नहीं लेते हैं आप। नहीं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, हर चीज़ बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग से करता हूँ, तो जो भी करता हूँ मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मेरी विश्वसनीयता मेरी सबसे बड़ी एसेट है। तो मैं जो भी करता हूँ मैं देखता हूँ बजट में है कि नहीं है, इतने टाइम में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जो नहीं हो सकता मैं कह देता हूँ भाई ये इतने साल में नहीं होगा। अब अरविंद जी, दूसरी बात ये कि जब आप ये बोलते हैं कि देखिए तमाम जगहों की हवाएं कैद नहीं की जा सकती, बिहार में भी प्रदूषण मिल रहा है, बिल्कुल, और आप कलकत्ते की बात करें, वहां से भी हवा इधर की तरफ चलती है पंजाब की, लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे अरविंद जी, क्योंकि बहुत दिनों से आप दिल्ली में हैं, दिल्ली और एनसीआर आसपास की जगहों पे। एक ज़माना वो था जब मुंह काला हो जाया करता था, फिर थोड़ी सी लोगों को राहत मिली जब सीएनजी वाली गाड़ियां चली, लेकिन अभी हाल इतना बुरा है कि बच्चे और बुजुर्गों की पूरी सर्दी खांसते हुए जाती है। आपने भी इस बात को नोटिस किया होगा। दिनेश जी देखिए, दिल्ली में प्रदूषण पिछले कुछ वर्षों में कम तो हुआ है। मेरे को याद है 2016-17 में 900 पहुंच गया था AQI, 900, 1000 के ऊपर। मतलब इंस्ट्रूमेंट जो पोल्यूशन को नापता है ना, वो भी काम करना बंद कर दिया था। इस बार सबसे ज़्यादा 450 पे गया है, उसका आधा हुआ है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा। जब तक मैं जनता को साफ हवा ना दे दूं, 450 भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने कुछ बड़ा काम कर दिया, जब तक मैं इसको काफ़ी कम ना ले आऊँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ के बराबर ना ले आऊँ, तब तक मैं अपनी अचीवमेंट नहीं मानूंगा। तो मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, पंजाब के स्टबल बर्निंग की वजह से जितना पोल्यूशन है उसको हम कम करेंगे, और इसमें सेंटर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए सारे नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम। लेकिन अरविंद जी वही कहते हैं कि हमने तो 1300 करोड़ रुपए एनवायरनमेंट के नाम पे इनको दिए, उसमें से 200-300 करोड़ रुपए इन्होंने इस्तेमाल किए, वो भी किसी और मद में इस्तेमाल कर लिए। दिनेश जी देखिए, इस तरह से तू मैं करने से तो समाधान नहीं निकलेगा। हमने इनको 1300 करोड़ दिए, इन्होंने ये कर दिया, लड़ते रहो। लड़ने से समाधान निकला क्या? नहीं निकला ना। अब बिहार के अंदर मोतिहारी में, इधर उधर मध्य प्रदेश में, तो आप जब कोऑपरेशन चाहते हैं इनसे वहाँ के प्रदूषण से निपटने मेरा ये मानना है कि सारे स्टेट, आज बिहार में सीवियर कैटेगरी है, मध्य प्रदेश में सीवियर कैटेगरी है, गुजरात के अंदर वेरी पुअर कैटेगरी है। ये केजरीवाल ने नहीं की ना, इसको कौन ठीक करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को सबको साथ लेना पड़ेगा। राइट। तो अब ये यहाँ पे जब आप लोगों को देखते हैं इस तरीके से वेव करते हुए, हम इस समय शहर में हैं, बिल्कुल, गाँव का, छोटे कस्बों का, मझोली कस्बों का, शहरों का
क्या हाल है आम आदमी पार्टी के लिए रिस्पांस के हिसाब से? बहुत अच्छा रिस्पांस है। स्पेशली गांव के लोग ज़्यादा त्रस्त हैं। शहर के लोगों को तो फिर भी थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल जाती है, गांव में तो स्कूल भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है। कहाँ जाएं लोग, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं? सड़कों का बुरा हाल है गुजरात में, गांव में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। आप एक बार आदिवासी इलाकों में, गांव में होके आइए, इतनी बेरोजगारी है। हर चीज़ का समाधान हमने अपनी गारंटी के रूप में दिया है। अब यहाँ पे जो आप जिन गारंटीज की बात कर रहे हैं उनमें प्रायोरिटी में आपने क्या रखा हुआ है और उसके लिए डेडलाइन क्या बनाई हुई है? क्योंकि आपने 1 मार्च को बिजली के बिल 0 हो जाएंगे, 1 मार्च से पक्का। पुराने बिजली के बिल माफ़ कर देंगे जितने एरियर हैं, और आगे किसी का बिजली का बिल नहीं आएगा। तो सबके 1 मार्च के बाद सबके बिजली के बिल 0। लेकिन अरविंद जी, जब ये आप बातें करते हैं तो लगता है जैसे सरकार बन गई। अभी जब यशोदान गढ़वी का आपने अनाउंस किया तो आपने कहा ये हैं आपके नए सीएम। ये कॉन्फिडेंस है या राजनीति में ये करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जनता का माहौल देख रहे हैं, बहुत बड़ा वोटर साइलेंट है गुजरात के अंदर। ये जितने सर्वे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारा एक बंदा नीचे शाम के वक्त गली में घूम रहा था, तो एक रेडी पे रुका कुछ खाने के लिए। उसने रेडी वाले से पूछा किसको वोट दोगे, तो उसने कहा भाजपा। तो उसने ये नहीं बताया कि मैं कहाँ से, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। वो और बात करने लगा, आधा घंटा उससे बात करता रहा। आधे घंटे के बाद वो रेडी वाला कहता है हमारी पूरी गली झाड़ू को वोट दे रही है। तो इसने कहा फिर तूने भाजपा क्यों बोला? कहता आप शक्ल से भारतीय भाजपा वाले लग रहे थे, मुझे लगा पिटाई ना कर दो। इतना बड़ा वोटर साइलेंट है, डरा हुआ है, उसको आप एसेस नहीं कर सकते। वो आपके टीवी चैनल के सर्वे में नहीं आता। तो आप कह रहे हैं कि सर्वे सही पिक्चर नहीं दिखा रहे? सर्वे बिल्कुल सही पिक्चर नहीं दे रहे। लेकिन उसी सर्वे में जब आपका परसेंटेज पिक करता हुआ नजर आता है तो आप उसको ऑथेंटिक भी मानते हैं? नहीं, परसेंटेज पिक कर रहा है, कितना कर रहा है ये एसेस कर पाना भी मुश्किल है। एक दो ट्रेंड है, दोनों पार्टियां नीचे जा रही हैं। बीजेपी भी नीचे गिर रही है, कांग्रेस भी नीचे गिर रही है, आम आदमी पार्टी ऊपर जा रही है। अभी 20 दिन है, ये कहाँ जाके रुकेगा ट्रेंड, ये अब 20 दिन में देखना है। लेकिन आप, क्योंकि आप अब इतने साल आपको राजनीति में हो रहे हैं, कई बार आपको भी लगता है जो मैंने असेस किया था वो वैसा निकला नहीं। जैसे आप गोवा में या उत्तराखंड में तो आपने निश्चित रूप से प्रोस्पेक्ट अपने लिए बेहतर ही देखे होंगे। तब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करेंगे, जहां जनता मौका देगी वहां काम करेंगे। आप जब लोगों पे रिलाय करते हैं अरविंद जी, और कई बार वो लोग आपके पास से दूर जाते हैं, जैसे आपके जो सीएम कैंडिडेट उत्तराखंड में थे, और फिर आप यहाँ किसी पे रिलाय करते हैं, उसको कहते हैं देखिए ये मेरे साथ खड़े हुए हैं और ये आपके सीएम कैंडिडेट हैं, तो आप कहीं दिल में लगता नहीं है कि मैं रिस्क ले रहा हूँ? नहीं, रिस्क की क्या बात है। मेरा मकसद देश है, मेरा मकसद देश को ठीक करना है, मेरा मकसद स्कूल ठीक करना है, शिक्षा ठीक करना है, मेरा मकसद अस्पताल ठीक करना है, मेरा मकसद इंडिया को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। ये मेरा सपना है। राजनीति तो जरिया है। इस यात्रा में लोग साथ भी आएंगे, लोग छोड़ेंगे भी। अब इधर जो ये दोनों तरफ आपको मैनेज करना है, इधर उधर दिल्ली एमसीडी और इधर गुजरात, ये इट इज़ मैनेजेबल या आपको लगता है ये मुश्किल करेगा आपके लिए? नहीं, कठिनाइयाँ हैं डेफिनेटली। उनका मकसद भी था हमारी टाइम को बांटना, और लेकिन मुझे जनता पे भरोसा है, दोनों जगह जनता साथ देगी। ये जो समस्याएं हैं अरविंद जी, शहरों की समस्याएं, जिनमें से कूड़ा, साफ सफाई एक बड़ी समस्या है, और दिल्ली मॉडल आप बाकी जगहों पे रखते हैं तो यहाँ के लोग भी देख रहे होंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ की लैंडफिल साइट से आती हुई जो महक, वो जो बदबू, महक मेरे मुंह से निकल रहा है, वो बदबू है, लोगों का जीना आराम है, और वो समझ में नहीं आता कि इसका उपचार और इलाज क्या है। आपने एक बड़ी बात कही है, ये सब हटेंगे और यहाँ नज़र नहीं आएंगे, ये विशफुल थिंकिंग है या आप समझते हैं कि ये मेटिकुलस प्लानिंग है जिसकी आप बात करते हैं? इंसान चांद पे पहुंच गया, इन लोगों से कूड़ा साफ नहीं हुआ। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ग्लोबल टेंडर फ्लोट करो, जनता आएगी, वो ठीक करने के लिए उसको ठीक करके ले जाएगी। नीयत होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी है। बताओ, इनसे सड़कें साफ नहीं होती? 15 साल से एमसीडी में इनसे सड़कें साफ नहीं होती, गली साफ नहीं होती, इनसे कूड़ा नहीं उठता, इनसे नालियां साफ नहीं होती, इनसे। नीयत खराब है, सारा पैसा लूट लेते हैं ये लोग। कि वहाँ पे आपको थर्ड टर्म मिला, आपके कामों की बदौलत मिला।
लेकिन अगर यहाँ 27 साल से बीजेपी है तो आप कहते हैं परिवर्तन होना चाहिए। तो क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। अगर जनता यहाँ पे गुजरात में आप सोचो काम करती, एक बीजेपी काम करती, हमें यहाँ स्पेस मिलता? हमें स्पेस बिल्कुल नहीं मिलता। जनता दिल्ली, गुजरात की जनता केजरीवाल को इतना प्यार क्यों कर रही है? क्योंकि बीजेपी ने काम नहीं किया। उन्हें एक ऑल्टरनेट नज़र आ रहा है। कांग्रेस ने धोखा दिया, उनको लग रहा है ये केजरीवाल सच्चा आदमी है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। आप जो ये बात कह रहे हैं, इसमें अभी जैसे मोरबी का भी जिक्र काफ़ी हो रहा है। आपकी बातें टेलीविज़न पर लोग देख रहे थे, मैं वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल सही है, कह रहे हैं देखिए ये एक भी जान अगर जाती है इस देश में कहीं पर भी, सबको उससे दिक्कत होती है, और ये देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ। आपने ये भी कहा कि इसका असर होगा। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुजरात में इसका दूसरी जगहों पे आप क्या रिवर्बरेशन अगर आप लोगों में घूम रहे हैं तो देखते हैं। दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि कई चीज़ें जो हैं वो इंटेंशनल नहीं होती, दुर्घटना होते हैं, हादसे, और ये कहीं पर भी होते हैं। सरकारें कुछ हद तक चीज़ें कर सकती हैं, कुछ हद के बाद नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है देखिए मुंडका में जब बड़ा हादसा हुआ था, अग्निकांड हुआ था, निश्चित रूप से सरकार को तकलीफ हुई होगी, लेकिन वो हुआ। तो इन चीज़ों को, ये जो पैरेलल्स हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं मोरबी किस लिए हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये सब बातें अच्छी है, लेकिन मोरबी होने के बाद मोरबी के दोषियों को बचाने की भरसक कोशिश क्यों की जा रही है? जिस कंपनी ने मोरबी ब्रिज बनाया उसको तो फांसी दे देनी चाहिए थी, उसके मालिक को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए था। उसको बचाने की उसका नाम भी नहीं है एफआईआर के अंदर। गिरफ्तार किसको किया जा रहा है? जो टिकटें बांट रहा था, जो चपरासी था उस कंपनी में, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा दुख होता है लोगों को। लेकिन पीएम के अश्योर करने के बाद कि कोई पॉलिटिक्स बीच में नहीं आएगी, एसआईटी बना दी गई है, जो दोषी होगा सजा उसको मिलेगी, क्या ये बातें अश्योर नहीं करती? पर फिर एफआईआर के अंदर उनका नाम क्यों नहीं है? उनको सम्मन क्यों नहीं किया जा रहा? अरविंद जी, आप यहाँ पे जब देख रहे हैं, ये यहाँ पे असल में जो फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी का, वो फैक्टर है मोदी फैक्टर। और इस गुजरात मॉडल को देश के सामने रखकर नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय फलक पर गए थे। आप उसको यहाँ आकर चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल में जिसको पोर्ट्रे किया जा रहा है वहाँ काम नहीं हुआ, हम काम करेंगे। ये देश समझना चाहता है कि जिसको सामने रखकर मोदी राष्ट्रीय फलक पर गए, उसमें आपको गुंजाइश नज़र आ रही है, और ब्रांड मोदी को सामने देखने के बावजूद आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आ रहे हैं सरकार में। मैं उन सारी चीज़ों में नहीं जाऊँगा, मैं तो फिर से बेसिक्स पे जाऊँगा कि अगर यहाँ पे सब कुछ अच्छा होता, आज जैसे दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली के अंदर चूंकि हमने इतना अच्छा काम किया है, कांग्रेस की 0 सीट आ रही हैं और बीजेपी की एक बार, देखिएगा अरविंद जी थोड़ा संभल के जी, बीजेपी की एक बार 3 सीट आई जी, और एक बार 8 सीट आई। बिल्कुल साफ कर दिया दिल्ली की जनता ने उनको, क्योंकि उनको हमारा काम पसंद था। अगर गुजरात के अंदर इन्होंने काम किया होता तो हमें बिल्कुल स्पेस ही नहीं मिलता, हमें भगा देती जनता। लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। यहाँ की जनता एक विकल्प ढूंढ रही थी, जैसे ही एक अच्छा विकल्प मिला जनता ने गले लगा लिया। आपने एक और टर्म निकाला है, कट्टर ईमानदार। अब जरा ये समझाइए, ईमानदार कट्टर ईमानदार क्या है इसमें फर्क? कट्टर ईमानदार मतलब एक नए पैसे की, अब ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने चोरी कर ली, शराब घोटाला कर लिया। मनीष सिसोदिया के घर इन्होंने रेड मारी, चवन्नी की चोरी नहीं मिली, चवन्नी की भी चोरी नहीं मिली। वो कह रहे हैं 100 करोड़ खा गया, पता नहीं 1000 करोड़ खा गया, 10,000, कहाँ गया सारा पैसा? लेकिन तो कहाँ गया सारा पैसा? तो कट्टर ईमानदार मतलब हम एक नए पैसे की चोरी नहीं करते। ऑपोजिशन ने यह भी कहा कि देखिए इसी दौरान उन्होंने अपनी जाति भी बता दी, क्योंकि हिमाचल और गुजरात में क्षत्रिय ठीक ठाक हैं। किसने? मनीष जी ने ये कहा कि मैं राणा प्रताप के हाँ, खानदान से हूँ, हाँ। और क्षत्रिय जाति का प्लैंक उनको भी खेलना पड़ रहा है, जो विकास की नहीं, बातें। बिल्कुल उन्होंने कहा मैं ठाकुर हूँ, अपनी वचन के ऊपर पक्का हूँ, मैं कभी भी अपनी जुबान पे वो नहीं हटूंगा। सही बोला उन्होंने। और ऐसे ही वो लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए ये बात ठीक है कि एक इत्तेफाक है कि अरविंद जी को दीपावली में पूजा करते हुए लक्ष्मी जी गणेश जी दिखाई दिए होंगे, लेकिन उन्होंने नोट पे छपवाने की मांग ही कर डाली। पर क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या तकलीफ है बीजेपी वालों को? क्या तकलीफ है बताइए? पूरे देश में कोई इसका विरोध नहीं कर रहा बीजेपी को छोड़ के। बीजेपी को लक्ष्मी और गणेश जी से क्या तकलीफ है? सलमान सोज कहते हैं, ये कांग्रेस के एक लीडर हैं, कहते हैं कि फिर उसमें जीसस, अल्लाह, बाकी मेरे को ये सबका बताओ कि समावेश। धन की देवी कौन है? धन की देवी कौन है? जो मुस्लिम कंट्री है
उन्होंने अपनी करेंसी पे गणेश जी की तस्वीर लगा रखी है, उनको तकलीफ नहीं है। तो हमारे देश के अंदर अगर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर हो जाए तो क्या तकलीफ है? आशीर्वाद मिलेगा देवताओं का। तो इसमें आपने मतलब ये आपके दिल में ख्याल आया, बिल्कुल। लेकिन आप ज्यादातर, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है देखिए, और इसमें कहीं वो सेकुलर वाली बात भी कुछ लोगों के दिमाग में होगी, तो आपको लगा कि इसमें भी आपको फोन लाइन खोलकर लोगों से मशवरा करना चाहिए, या आपको लगा कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है? और नहीं, ये अच्छा आइडिया है, करना चाहिए। मेरे को आइडिया आया नहीं, मैं सोचूंगा इस बारे में। और अब ये कि गुजरात के संदर्भ में आपके पास पेन रखी हुई है, और मैं लोभ का संवरण कर नहीं पा रहा हूँ हाँ, कि मैं कुछ आपसे लिखवा लूँ, ज़रूर। और ये है मेरे पास कागज, हालांकि चलते हुए लिखना थोड़ा मुश्किल लिखना मुश्किल होगा, हाँ, लेकिन आप मैं कोशिश करता हूँ। आप बोलिए, मैं इसमें लिखता हूँ, आप साइन कर दीजिएगा। क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? अभी तो मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस की 5 से कम सीट आ रही हैं। कांग्रेस की 5 से कम सीट, कम सीट आ रही हैं। कांग्रेस मुझे थोड़ा की समय दीजिए, तो 5 से कम सीट आ रही हैं। और बीजेपी की? अभी रुक जाओ, अभी आप इसके बारे में क्यों नहीं बता 20 रहे दिन हैं? है अभी मेरे, थोड़ा सा जब जैसी क्लैरिटी होगी मैं आपको बताता जाऊँगा। कोई रेंज कुछ? अभी रुक जाओ, अभी अच्छा, रुक तो जाओ, अपनी अभी रुक जाओ। अभी बहुत ज़्यादा ये क्लैरिटी हो गई है, बाकी जगह बहुत डायनामिक चल रहा है। थोड़े दिन रुक जाओ, मैं आपके शो में दोबारा बताऊंगा। लाइए इसको साइन कर देता हूँ। बीजेपी यहाँ अपने कांग्रेस 5 से कम, चाहे तो आप इस पे लिख दीजिए। जी जी जी। तो यहाँ पे अच्छा देखिए, ये एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि इतनी हिलती हुई बस में भी बड़े स्पष्ट तरीके से आप लिख रहे हैं। कांग्रेस को 5 से कम सीटें आ रही हैं। यहाँ पे कई लोगों का एक और कहना है, वो एनालिसिस कितना सही है नहीं है आप बताइएगा, कि लोग अमूमन अपनी सरकार चुनते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इतनी बार रिपीट हुई है, हो सकता है उसने काम हमेशा डिलीवर किए हों, इसलिए वो रिपीट हुई है। रिपीट सरकार तभी होती है जब जनता के मुताबिक काम होते हैं। उसमें गुंजाइश आप लोग सामने रख रहे हैं कि ये है, मैं ये ठीक करूंगा, लेकिन यहाँ पर जनता इस बार ऑपोजिशन भी चुनने का काम कर रही है साथ में। उसने ये मन भी बनाया हुआ है कि ऑपोजिशन कौन होगा सरकार के साथ साथ। इस ऑब्जर्वेशन को आप बाय करते हैं क्या? ऑपोजिशन किसको बना रहे हैं वो लोग? बीजेपी को? अब ये आप जानिए। देखिए, आपने कुछ चीजें खोली नहीं, मैं भी नहीं खोल रहा हूँ, बस आपसे सवाल पूछा है मैंने। ऑपोजिशन बीजेपी आएगी इस बार ऑपोजिशन में। मतलब कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी ये नहीं? नहीं, कांग्रेस तो कहीं भी नहीं होगी। कांग्रेस को तो वोट देना बेकार है। अब मैं चलिए खोल के पूछता आपके दर्शकों को फिर से कह दूं कि कांग्रेस को वोट दे के बेकार ना करें। ये बार बार बातें होती रही कि एक तरीके से वो लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जो लिस्ट है वो असल में भारतीय जनता पार्टी के घर में बनती है, ये होता है, ये तमाम बातें कही जाती रही। आपको ग्राउंड में ये समझ में आता है कि ऐसा होता है क्या अरविंद तो जी? ये ऐसी बकवास करते रहते हैं, नौटंकी है ये। जनता को इससे कोई लेना, हम इस नौटंकी में नहीं पढ़ते, हम इस बयानबाजी में नहीं पढ़ते। मैं जनता के बीच में जाके उनके स्कूलों की, अस्पताल की, बिजली की, पानी की, देश को आगे ले जाने की बात करता हूँ, इसीलिए जनता हमसे प्यार करती है। अरविंद जी, आपने न सिर्फ वक्त निकाला, बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया, लगभग हर विषय पर अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपका ये स्टाइल पसंद आया मुझे। बहुत थैंक यू सो मच TV9, थैंक यू। और TV9 भारतवर्ष पर आने के लिए, हमारे दर्शकों से मुखातिब होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे TV9 भारतवर्ष के दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू।